नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार कल मैंने अपना मैथमेटिक्स का एमयूसीटी का जो 2024 का पेपर था, पीवाईक्यू था, उसका पहला पार्ट डाला है। पता नहीं क्यों लोग पहले वाला 1 मिनट देखते ही नहीं है यार। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने बोला था कि ये 3 पार्ट में आएगा, तब भी लोग कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हैं अरे सर 10 ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कहाँ चले गए। मैंने बोला था भाई पूरा का पूरा वीडियो जो है वो 1.5 घंटे का है, एक बार में नहीं डाला जा सकता। आज इसका दूसरा पार्ट आएगा और कल इसका तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर आपको ये पेपर कहाँ से मिला। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार ये वाले जो पेपर होते हैं ये आरटीआई से निकाले जाते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन के लिए पेपर नहीं मिलते हैं, ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। जब वो आता है तब उसके बाद ही हम इसका सोल्यूशन बना पाते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हमने आरटीआई से निकालने के बाद ही बनाना शुरू किया है। अब इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इनके भी सोल्यूशंस आएंगे। केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन आएगा, सबका सोल्यूशन आएगा, जिसकी कंडीशन मैंने बता दी थी। हम नेक्स्ट फिजिक्स का सोल्यूशन तब डालेंगे जब हमारे पास 21,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको फ्री में क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे जाकर के क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको तैयारी की ज़रूरत है, तो भाई हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 9140191138। तो अलग अलग बैचेस हैं। एक बैच हम लोग बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रैपिड प्रेप, जो होली के जस्ट बाद स्टार्ट होगा। और वो करीब 3 महीने का बैच रहता है, जिसमें हम रिग्रेस प्रिपरेशन कराते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ओके। अब वो बोल रहा है कि A1, A2, A3 से लेकर के A10 जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में साथ साथ उसने दे क्या दिया है कि A3/A1 ये दिया हुआ है 36। और पूछ क्या रहा है कि A7/A3 कितना होगा। तो भाई A3/A1 का मतलब क्या हो गया, A3 हो गया अपना AR² और A1 हो गया A। ये 36 दिया हुआ है, यानी कि R² जो है ये 36 दिया हुआ है। R का वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। अब A7 क्या हो जाएगा, AR⁻6 और A3 कितना हो जाएगा, AR²। इसका रेशियो पूछ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, R⁻4। तो R⁻4 इज व्हाट, 36 का स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते हो, 6⁻4। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। आई होप क्लियर होगा ये। जी सर। ओके, नाउ वो बोल रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस। देखना यहां पे क्या है, 5 पैरेलल लाइंस हैं, एक सेट तो इनका है, 5 पैरेलल लाइंस का सेट ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि 3 पैरेलल लाइन अलग है जो इनको कट कर रही है, ये 3 अलग हो गई। तो जब हमें पैरेललोग्राम बनाने हैं तो हम क्या बोलेंगे, 2 पैरेलल यहां सेलेक्ट कर लो और 2 पैरेलल यहां सेलेक्ट कर लो। तो वो कैसे मिलेंगी, 5C2 इंटू 3C2, ऐसा करोगे तो अपने आप आपको पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। तो 5C2 कितना आ जाएगा 10, 3C2 आएगा 3, सो आंसर इज व्हाट 30। क्लियर है ये, जी गुड, मूविंग ऑन। अब यहां पे अपना फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है। तो हम यहां पे देखो, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्या करना है, इसको x और इसको y मान करके वैल्यू रखो, अपने आप फाइनल आंसर आ जाए। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। यस। और अगर ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो फॉर्मूला बुक में डाल देना भाई, पहले ही बोल रहा हूं। देन देखो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी ये कितना दिया हुआ है 3। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखो यहां पे वो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर कभी ये लिखा होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। और जब ये कंडीशन होती है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगा देते हैं, दैट इज एन ए इंटू एन यूनियन सी। एन ए आपके पास दिया हुआ है 2, बी यूनियन सी दिया हुआ है 3, 2 इंटू 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्लियर है।
यस सर। गुड। अब इसके बाद देखो यहां पे दिया हुआ मॉड ए और मॉड बी, इन दोनों के वैल्यू दिए हुए हैं और ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, स्क्वायर करके इसने डाला हुआ है। तो भाई देखो वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर यहां पे लिखा हुआ है a/2 माइनस b/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b/3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a/2 डॉट b/3 डॉट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मॉड a तो दिया हुआ है 2, 2/2 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 आ जाएगा, 3/3 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया है। माइनस a डॉट b क्या आएगा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है 3, तो यहां पे आ रहा होगा 1 प्लस 1 माइनस मॉड a इज 2 मॉड b इज 3 कॉस 120 डिग्री इज माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे था, ये 3 कैंसिल करोगे तो आंसर विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है वेक्टर का, इसमें कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो ये, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर? यस सर। नाउ ये बोल रहा है कि देखो एक फंक्शन दिया है, बोल रहा है फंक्शन का वैल्यू x रहेगा अगर x इरेशनल है, और फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस एक्स रहेगा जब x का वैल्यू रैशनल है। ये दो चीजें देखो, ये इरेशनल के लिए x रहेगा और रैशनल के लिए ये 1 माइनस एक्स रहेगा। ऐसे केस में हमें हमेशा ऑप्शंस पे जाना होता है। अब जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है, तुम ऐसे देखो x इक्वल टू 0 पे चेक करके देखो, 0 एक रैशनल नंबर है, जैसे ही आप यहां पे वैल्यू डालोगे 0 तो 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 आ रही होगी। लेकिन 0 प्लस पे अगर हम चेक करें, 0 प्लस h पे, तो अगर h इरेशनल हुआ तो यहां पे h आने लगेगा, दैट विल बी 0। सीधी सी बात है कि 1 और 0 इक्वल नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1/2 पे चेक करें तो 1 माइनस 1/2 डालोगे तब भी हाफ आएगा और 1/2 डालोगे तब भी हाफ आएगा। तो उस केस में हमें क्या पता चलता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये केवल हमें इतने से ही पता चल जाता है, केवल उसकी डेफिनेशन देख करके, ज्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्लियर है? सर वह वापस से समझा दीजिएगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि f हाफ का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है हाफ एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो ये कंडीशन लेगा 1 माइनस हाफ, क्या आ जाएगा वैल्यू हाफ। ठीक है जी सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, f हाफ प्लस h क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f हाफ प्लस h। तो अब आपको ये तो नहीं पता, आपको ये तो पता है कि h टेंडिंग टू 0 है, लिख देता हूं यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ हाफ प्लस h। तो आपको ये तो पता है कि h टेंडिंग टू 0 है, लेकिन ये नहीं पता कि h कैसा है, रैशनल है या इरेशनल है। अगर आप इरेशनल लेकर के चलोगे तो भी वो टेंडिंग टू 0 है, कौन सी डेफिनेशन लेगा, ये लेगा। ठीक है, अगर मैं ये मान करके चल रहा हूं कि h इरेशनल है, इन दैट केस ऑल्सो, अगर यहां से देखना, अगर h इरेशनल है, इरेशनल है तो ये वाली डेफिनेशन लेगा, यानी 1/2 प्लस h आ जाएगा। और अगर h रैशनल है तो आएगा 1 माइनस 1/2 माइनस h, ऐसा आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 1/2 माइनस h। जब आप इसमें h का वैल्यू बोलोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो भी ये हाफ आ रहा है, या जब आप इसमें बोलोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो भी ये क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। मतलब फंक्शन का वैल्यू और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम आ रही है। कंटिन्यूटी की कंडीशन यही होती है ना कि फंक्शन की वैल्यू और जी उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस। अभी क्लियर हुआ ये? यस सर। नाउ एक एक्स्ट्रा पेज पड़ा हुआ यार। नाउ हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 1/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि a/x प्लस 2 प्लस x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इंटू एक्स प्लस टू, फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस टू, ऐसा आ जाएगा। फिर हमें ये एबीसी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सारे के सारे एबीसी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसका तरीका मैंने, मतलब आपने जहां से भी पढ़ा होगा या जिसने भी बताया होगा, सबने आपको बताया होगा इसके तरीके होते हैं कि हम एक बार फैक्टर जीरो करके देखें या यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करके देखें। जैसे मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, वो आ जाएगा जीरो, यहाँ पे है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, आगे कोई कोफिशिएंट है, तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। और अभी ना ए पता है ना बी पता है। अब यहां पे अगर मैं ऐसा कर दूं, देखना, अगर मैं x का वैल्यू रख दूं -2, x का वैल्यू रख दूं -2, तो x का वैल्यू -2 रखने पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, बस ये बच रहा होगा, क्या आएगा 1 इक्वल टू ए इंटू -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5, a का वैल्यू 1/5 आ गया, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो ऐसे हम ए बी सी निकाल सकते हैं। यहां पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अपने आप यहां से क्या मिलेगा, a अपॉन दिस करोगे तो log में मिल जाएगा, देखो यहाँ पे एक log का टर्म आ रहा होगा, log ऑफ x प्लस तो 1/5 मिल जाएगा। bx को स्प्लिट करेंगे तो हमें दूसरा टर्म मिलेगा, c को स्प्लिट करेंगे तो tan इनवर्स का टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, याद रखना, ये क्वेश्चन शुरू में हमें छोड़ना होता है। अब इसके बाद आता है कि पेयर ऑफ लाइंस दिए हैं, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 354, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 142। अब वो बोल रहा है कि बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो अगर मैं इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेता हूं तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट ओवर, ये a1 b1 c1 था, यहाँ a2 b2 c2 करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहां से आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है cos थीटा निकालने का। ठीक है, जी सर। नाउ मूविंग ऑन, ये बोल रहा है कि एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो जब हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक ऐसा पैराबोला बन करके आता है ये, और इसका लेटस रेक्टम क्या था, a,0 दैट इज 1,0। वो बोल रहा है कि हमें ये पूरा एरिया चाहिए, मतलब कि अगर हम ये एरिया निकाल लें और इसको डबल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एरिया हमसे कैसे मिलेगा, ये इतना सिर्फ एरिया, जो ये एरिया दिखा रहा हूं मैं, दिस एरिया इज a1। a1 कैसे मिलेगा, a1 विल बी y dx फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि हमें 0 से लेकर के 1 तक जाना है। अब यहां पे जब आप आओगे तो आ जाएगा 0 to 1, y क्या है, y देखोगे तो √4x dx, क्या आ गया a1। और अगर टोटल एरिया निकालना होगा तो इट विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिक है, तो 0 to 1 √4x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। नाउ अब ये बोल रहा है कि A इज अ मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, ऐसा बोल रहा है, m इंटू n के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। वो बोल रहा है कि दूसरी मैट्रिक्स B है, और B इस तरीके की मैट्रिक्स है कि AB डैश एग्जिस्ट करता है और B डैश A भी एग्जिस्ट। अब देखो AB डैश एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि A का जो ऑर्डर है m इंटू n, ये एक A लिख दिया मैंने A के लिए, और जो B डैश होगा यानी कि B का ट्रांसपोज, तो सीधी सी बात है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, यानी कि यहां पे n होना चाहिए। आगे क्या होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे तो n होना ही होना चाहिए, दैट इज 4। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है कि B डैश है। अब अगर हम पहले लिखते हैं B डैश और बाद में लिखते हैं A, तो A में ये आ रहा है m इंटू n,
ए का नंबर ऑफ रोज और बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम होना चाहिए। तो जब आप ये दो कंडीशन यूज कर रहे हो तो आपको बी डैश के बारे में पता चल गया कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है एन और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है एम, यानी कि जो बी डैश है, बी डैश को हम लिखेंगे तो ये आएगा एन इंटू एम, और जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो रोज और कॉलम चेंज हो जाएंगे, तो दैट विल बी एम इंटू एन। इज दैट क्लियर और नॉट? जी सर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन वाला केस है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 1 प्लस y1, y1 मतलब y डैश होल पावर 2/5 y2, ठीक है। तो पहली बात तो ये रेडिकल पावर ठीक करनी पड़ेगी, हमेशा याद रखो रेडिकल पावर ठीक करनी पड़ेगी, पावर 5 करना पड़ेगा दोनों साइड पे। अब जब रेडिकल पावर हट चुकी है तो हमें क्लियरली यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट इज 2, और उसकी जो पावर होती है वो बन जाती है डिग्री, तो डिग्री है 5, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वो आएगा 7। क्लियर है ये? यस सर। हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो भाई ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है, अच्छी तरीके से करके आना वो। नाउ ये बोल रहा है कि f1 दिया हुआ है और f'1 दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी कहां, x इक्वल टू 1 पे। तो भाई पहले तो हम लगाएंगे चेन रूल, जब आप y डैश लिखोगे तो चेन रूल लगेगा, पहले आउटर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके बाद अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, और फिर उसके बाद अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ये तीन हो गए। यहां पे भी लगेगा चेन रूल, पे आएगा 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और फिर इसके बाद आप यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे x इक्वल टू 1। जब आप x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आएगा एफ डैश ऑफ एफ ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा f1, और f1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो वो हम यहां डाल देंगे, इनटू एफ डैश ऑफ अगेन f1 क्या है 1 है, इनटू एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश 1 कितना है 3 है, जो वैल्यूज दिए बस हम वही सब्सटीट्यूट करते जा रहे हैं, 2 इंटू f1 इज 1, एफ डैश 1 इज। अब आगे देखते हैं, एफ डैश ऑफ f1 इज 1, एफ डैश इज 3, एक 3 यहां पे था, यहां पे आ जाएगा 6, अगेन एफ डैश, 3 इंटू 3 आ जाएगा 27 प्लस 3 6, फाइनल आंसर इज 33। केवल वैल्यू सब्सटीट्यूशन करने और डिफरेंशिएट करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? जी सर। गुड। नाउ देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एलपीपी का। वो बोल रहा है कि कॉर्नर, एलपीपी अगर आपने पढ़ा है 12th क्लास में तो सबको पता होगा कि उसमें एक रीजन बनता है, कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, एक्स और वाई एक्सेस पे रखे जाते हैं। तो इसने ऑलरेडी आपको वो सब पॉइंट दे दिए हैं। वैसे तो एलपीपी में हमें सब सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसने क्या किया, खुद ही दे दिए। इसने सारे के सारे पॉइंट हमें खुद ही दे दिए। कौन कौन से पॉइंट दे दिए? सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, 0,2, 0,2 मान लो हम यहां दिखा रहे हैं, ये आ गया 0,2, दिस इज 0,2। और क्या दिया हुआ, 3,0, यहां पे दे दिया 1 2 3, दैट इज 3,0 यहां दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है 6,0, तो 4 5 6 6,0 यहां आ गया। इसके बाद क्या है 6,8, अब 6,8 मान लेते कहीं यहां आ रहा होगा, दिस इज से 6,8। फिर इसके बाद क्या है 0,5 से 0,5 कहीं यहां आ रहा होगा। ऐसे इन्होंने दे दिया सब कुछ। तो जब हमें वो रीजन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सबको ज्वाइन करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम ऐसा ज्वाइन करेंगे, यहां से पूरा ये ज्वाइन किया, ठीक है। फिर इसको यहां लेके गए, फिर इसको यहां लेके गए। मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अलग कलर में दिख जाएगा। ये ऐसा रीजन बनेगा, ये 3,0 वाला, और ऐसा बन गया। अब वो क्या बोलता है कि हमें एक फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, तो यहां पे वो जो फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज 4x + 6y, दैट इज 4x + 6y। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होता है कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट आते हैं
इनको हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो फिलहाल तो हमें मिनिमाइज करने का पूछ रहा है कि ये फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू कहां होगी। तो मिनिमम वैल्यू देखो, जब आप ये डालोगे तब भी मिनिमम आएगा और जब आप ये डालोगे तब भी मिनिमम आएगा। दोनों वैल्यूज इसमें डाल के देखो, मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, बाकी सब पे इससे ज्यादा ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,2 एंड 3,0, इस पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, अगर आपने एलपीपी नहीं पढ़ी होगी तो जब पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ वो बोल रहा है अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। कौन कौन से डिजिट यूज करने हैं? 0, 1, 3, 4, 5। इनको मतलब टोटल 6 डिजिट्स हैं अपने पास, लेकिन इन 6 डिजिट को लेकर के हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर, और वो भी कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3। तो देखो, डिविजिबल बाय 3 तो तब होता है जब सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो। जितनी भी डिजिट हम यूज कर रहे हैं उनका सम अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो एक केस तो क्या बन सकता है, अगर इन 6 में से 5 डिजिट उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, देखो इनका जो सम है, इनका सम देखो ध्यान से, इनका सम क्या है? वो है 15, दैट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इनको अगर हम यूज करें और नंबर बनाए तो टोटल 5 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, और वो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 3 हटा दिया जाए और 0 इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि और कोई डिजिट हटा नहीं सकते हो। अगर कोई और डिजिट हटाई तो डिविजिबल बाय 3 नहीं रह जाएगा। 3 हटा दिया, 3 कम कर दिया और 0 यूज कर लिया। अगर मैं इसको यूज करूं तो भी अभी भी ये डिविजिबल बाय 3 रहेगा, और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये वाला केस बनाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि अब आपको बनाना है 5 डिजिट नंबर, 1, 2, 4, 5 डिजिट नंबर बनाना है। यहां पे 0 नहीं आ सकता, यहां पे केवल यही 4 आएंगे। तो यहां पे जो चॉइसेस होंगे 4, फिर यहां पे होंगे 4, 3, 2 एंड 1, क्योंकि जो इधर आ गया है केवल वो हटा दो, बाकी 4 यहां आ सकते हैं, फिर बाकी 3 यहां आ सकते हैं। इस तरीके से हमें चॉइस बनानी पड़ेगी। तो इट विल बी 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 24, दैट इज 96। तो जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अगर आपकी क्लास में पीएनसी हो चुका है तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपको जब पीएनसी होगा तब आप एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हो। क्लियर है? यस सर। नाउ वो बोल रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। कौन सी लाइन? y इक्वल टू 3x प्लस 5। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसी लाइन को, मतलब टर्म इधर उधर कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हमें यहां से y इक्वल टू mx प्लस c करके इसका स्लोप मिल जाए। अब मुझे एक दूसरी लाइन चाहिए है भाई, इसका स्लोप तो हमें मिल गया है, इसका स्लोप तो हमें मिल गया है, m1 is 3। दूसरी लाइन चाहिए जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मान लेते हैं कि उसका स्लोप है m2। तो यहां पे हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा विल बी व्हाट? tan 45 विल बी व्हाट? mod of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? tan 45 है यहाँ पे 1, तो आप क्या करोगे? जब मॉड हटाओगे ना तो दो इक्वेशन बनेंगी मॉड हटाने के बाद। पहली क्या बनेगी? पहली बनेगी कि इसका वैल्यू 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3 m2, इसको हम 1 रहने दें। दूसरी क्या बनेगी? 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3 m2, इसका वैल्यू कर दें -1। जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास दो आंसर्स आएंगे, इन्हीं में से दो। क्लियर है? जी सर। नाउ वो बोल रहा है A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो A स्क्वायर इनवर्स किसके इक्वल होगा? देखो A स्क्वायर इनवर्स और A इनवर्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में A स्क्वायर इनवर्स और A इनवर्स स्क्वायर ये दोनों सेम ही होते हैं। मतलब A पावर n का इनवर्स या A इनवर्स का पावर n ये सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टैंडर्ड है जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे।
क्लियर? जी सर। नाउ अब ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इजी वाला क्वेश्चन है ये। यहां पे लिखा हुआ है कि 3x प्लस आई इंटू 4x माइनस वाई इक्वल टू 9 प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू आ गया है और देखो x का वैल्यू से ही मिल गया क्योंकि x का वैल्यू केवल एक ही जगह पर 3 दिया हुआ है, यहीं से खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस सर। नाउ देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले तो यार ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो जनरली जेई वेई में ही पूछे जाते थे। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी अपने सिलेबस में होती नहीं थी। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं, पहले मॉड्यूलस इनइक्वालिटी समझ लो कि अगर कभी लिखा हुआ है मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एफ एक्स को करना है लेस देन इक्वल टू ए, या तो ये होना चाहिए या तो नहीं, लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसा भी हमें दिख भी रहा है, इस पर्टिकुलर केस में तो हमें यही दिख रहा है, तो हमें ये करना है। अगर हम इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस टू को हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 9 और x प्लस टू को करना है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 और इनका इंटरसेक्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से x का वैल्यू मिलेगा लेस देन इक्वल टू 7 और यहां मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 11 टू 7, हमें ये मिल रहा है। तो ये स्टैंडर्ड लिख लो सभी लोग, ठीक है। इसी तरीके का दूसरा स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर कभी वो बोलेगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सॉल्व करना है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स। अगर लिखा हुआ है तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। और यहां पे यूनियन करना होता है, यहां पे इंटरसेक्शन नहीं करना, यहाँ पे हम यूनियन करते हैं। तो ये दो चीजें लिख लो क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन ये अभी आगे आएगा, दिखाऊंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन वो आगे आएगा। ये देखो, ये है सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन। तो सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन में क्या है कि ये दिया हुआ है कि ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब वो बोल रहा है कि बताओ ये फंक्शन कैसा है। तो हम पहला इसका रिफ्लेक्सिव नेचर चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होता है कि वहां पे a कॉमा ए वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। a कॉमा ए मतलब यहां से चेक करेंगे तो a ग्रेटर देन इक्वल टू ए आना चाहिए, विच इज ट्रू, क्योंकि a बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, और दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही तो ट्रू। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, क्लियरली पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है। तो अगर आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, केवल ये दो बचे। आप सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं इसकी। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक नेचर कब होता है कि इफ ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए बी से बड़ा हो गया तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहां से हमें क्लियरली दिख गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखो ये है ट्रिगो का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो वैसे तो तुम साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहां पे थीटा की कुछ वैल्यू डाल लिया करो। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एक दो वैल्यू डाल करके चेक करो, डायरेक्टली आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। जहां पे चारों ऑप्शन गिवन हो तो आप क्या करो, थीटा का वैल्यू डाल करके डायरेक्टली चेक कर लो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सर एक बार करके बता दीजिए ना। थीटा का वैल्यू 0 डाल के, मतलब 0 डाल करके चेक करना है कि वैसे चेक करना है? सर 0 डाल के। चलो 0 डाल के चेक करते हैं। तो थीटा का वैल्यू जब 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री
माइनस कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 भी क्या होता है 1/√2, कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2। सर क्या आया 0। जी सर। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 45 प्लस 45 दैट इज व्हाट साइन 90 डिग्री, और वहां पे cos 45 माइनस 45 दैट इज cos 0 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, आंसर क्या आया जी 0। सर, जी सर, समझ गया सर। समझ गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये अच्छी तरीके से आनी चाहिए यार।